हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहतान जीके स्टडी। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड एसआई की प्रैक्टिस सेट को। आपके लिए 10 फुल लेंथ टेस्ट सिलेबस वाइज और एसआई के न्यू पैटर्न पर बनाए गए हैं। इन टेस्ट को लेने के लिए आप ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हर देश में भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3। तो हर देश में भाषा के 3 रूप होते हैं। एक होती है लिखित भाषा, एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है सांकेतिक भाषा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पहला है राजस्थानी सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है पहाड़ी खस अपभ्रंश, तीसरा है सिंधी पैसाची अपभ्रंश और चौथा है अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश। तो जो राजस्थानी भाषा है वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही आती है। फिर पहाड़ी खस अपभ्रंश में ही आती है और इसी को जब हम पहाड़ी को कहते हैं तो ये सौरसेनी अपभ्रंश के ही अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सिंधी जो है वो पैसाची अपभ्रंश से नहीं बनी हुई है। सिंधी जो है सिंधी आती है हमारी ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत। तो सिंधी आती है ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है यही सुमेलित नहीं है। डी हमारे पास है अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकारा गया है? पहला है अनुच्छेद 350, दूसरा है अनुच्छेद 353, तीसरा है अनुच्छेद 344 और चौथा है अनुच्छेद 343। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 343। 343 में बताया गया है कि जो हिंदी है उसको राजभाषा और इसके लिपि को हम देवनागरी स्वीकारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस की भाषा है। तो जो तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है उसकी भाषा क्या है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या मैथिली? तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने सूरसागर की रचना किस भाषा में की है? पहला है अवधी, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरी राजस्थानी और चौथा मैथिली। तो सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की गई है, तो इसकी रचना हुई है ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो पहाड़ी नागरी, नंदी नागरी, पर्वत नागरी या दक्षिणी नागरी? तो नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा जाता है, नंदी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्रिका, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिपत्र कहते हैं, अनुस्मारक या कार्यालयी आदेश या अधिसूचना? तो इसे परिपत्र कहा जाता है। जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रेषितियाँ भेजते हैं या ज्ञापन भेजते हैं तो उसे परिपत्र कहा जाता है। अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहते हैं। और इसके बाद है जो है अधिसूचना क्या होती है? राजपत्र में प्रकाशित सूचना को ही हम अधिसूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं क्या कहलाती हैं? तो क्या ये फीडबैक, शोर, कूटवाचन या कूटीकृत? तो इसमें से जो शोर है ये आ जाएगा संचार में आने वाली बाधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं तो क्या कहते हैं? तो पहला है क्रिया, दूसरा पदबंध, तीसरा है वाक्य विश्लेषण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया आपको पता ही है कि कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। दूसरा है पदबंध, तो इसका आंसर आ जाएगा पदबंध। जब कोई वाक्य आपस में परस्पर संबंध हो लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं देखते तो उसको हम पदबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा हमारे पास कि यह एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें एक ही कार्य हो रहा हो और जब एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य हो। विधेय का मतलब कि जब एक ही कार्य करने वाला हो। उसके बाद आते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उन पे आश्रित होता है, उनको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और तीसरा होता है हमारे पास संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा था। सीधा वाक्य है, एक ही कार्य हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? सरल वाक्य आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज, ट या ण? तो इनमें से जो कंठ ध्वनियाँ हैं वो हो जाएंगी हमारे पास सीधे सीधे क और ख। क, ख, ग, घ, क वर्ग जितना भी हो जाता है वो सारा आपका कंठ ध्वनियाँ होती हैं। जो च वर्ग है वो आपकी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं।
च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए ये तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। और उसके बाद ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। और जो य होता है यह तालव्य ध्वनि है, और र जो है वो दंतमूल ध्वनि होती है, इसका उच्चारण स्थान दंतमूल होता है, इसलिए यह र जो है दंतमूल है और य जो हमारे पास है ये तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये सबसे आसान है, यह शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? पहला है 10, दूसरा है 7, तीसरा है 2 और चौथा है 8। तो इसमें से वर्णों के जो हैं हमारे पास 2 भेद होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन ये वर्णों के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है? पहला है शब्द, ध्वनि, वाक्य और पद। दूसरा है शब्द, वाक्य, ध्वनि और पद। तीसरा है पद, वाक्य, ध्वनि और शब्द। चौथा है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। तो इनमें से जो सही आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले कुछ ध्वनियाँ होती हैं जो शब्द में बदलती हैं और शब्द पद में, और पद से हम वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर या क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अयोगवा कहा जाता है? पहला है विसर्ग, दूसरा है महाप्राण, तीसरा है संयुक्त व्यंजन और चौथा है अल्पप्राण। तो जो अयोगवा होते हैं ये हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है अंग और एक होता है अह। जो अंग है इसे हम अनुस्वार कहते हैं और जो अह है इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। तो सीधे सीधे हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। जो अयोगवा है वो विसर्गों को कहा जाता है। देख लेते हैं कि महाप्राण क्या होते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण कहलाता है। जैसे क, ख, ग, घ, घ में जो दूसरा व्यंजन है ख और जो चौथा व्यंजन है घ, ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे महाप्राण। इसी तरीके से एक है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो एक से ज़्यादा व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारे पास 4 है, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अगला है अल्पप्राण। अल्पप्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन, जैसे कि क, ख, ग, घ, घ, ड़ में क, ग और ड़ आपके अल्पप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ और तालु से किस वर्ण का उच्चारण किया जाता है? पहला है इसमें ओ, दूसरा है ए, तीसरा है ह, चौथा है छ। तो निम्नलिखित में से जो ए वर्ण है इसका उच्चारण स्थान हमारे पास कंठ और तालु आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है? तो अनुनासिकता वाले शब्द बताने हैं, मतलब जिसमें हम चंद्रबिंदी लगाते हैं वो वाले शब्द बताने हैं इसमें से। तो पहला है संभावित, दूसरा है संभावना, तीसरा है संभव और चौथा है संभालना। इन सब में से जो अनुनासिक है वो आ जाएगा यहाँ पे संभालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तालव्य व्यंजन है। तो इन जो सारे दिए हुए हैं इनमें से तालव्य व्यंजन हमको बताना है। इन सब में से जो बी ऑप्शन है च, छ, ज और झ, ये सब आपके तालव्य व्यंजन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है, मतलब कि जिसका उच्चारण स्थान दांत है? पहला है म, दूसरा है ल, तीसरा है प, चौथा है उ। इन सब में से जो ल वर्ण है ये इसका उच्चारण स्थान दंत है। और साथ ही साथ कौन कौन से आते हैं दंत वर्ण में? तौथा, दो, न, ये भी आ जाते हैं दंत में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो जो व वर्ण है इसका उच्चारण स्थान हमारे पास आ जाता है दंत ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन हमको यहाँ पे बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है स, स और ह, ये आ जाते हैं हमारे पास ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो ये तो अभी आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारे पास महाप्राण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है तो तद्भव हो जाएगा। पहला है प्रतीत, दूसरा है प्रतीत, तीसरा है प्रतिमान और चौथा है प्रतिबिंब। तो इन सब में से जो प्रतीत शब्द ऑप्शन नंबर ए ये आ जाएगा तद्भव, बाकी सारे आ जाएंगे तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द बताने हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो सीधे सीधे संस्कृत से लिए हुए होते हैं। तद्भव कौन से होते हैं? जो संस्कृत से थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाते हैं या जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास या उजास। तो इन चारों में से जो ऑप्शन नंबर डी है उजास, ये आ जाएगा सही ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्षिका का तद्भव रूप होगा। तो जो मक्षिका है इसका तद्भव रूप बताना है, मक्खी, भौरा, मोर या मेंढक। तो ये तो बहुत ही आसान है, मक्षिका का जो तद्भव है वो हो जाएगा मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंत का तत्सम रूप है। तो इनमें से वेंत का तत्सम रूप हमें देखेंगे तो पहला है वेंत, दूसरा है वेत्र, तीसरा है वेंत्र और चौथा है वेंत्र। तो इनमें से जो बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तिक्त शब्द का तद्भव रूप होगा। तो तिक्त शब्द का तद्भव रूप, इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आता है। देशज मतलब जो अपने घर का या अपने देश का है वो शब्द बताना है। स्टेशन, टेलीविजन, लॉटरी या थैला। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि थैला जो है अपने देश का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाश किस भाषा का शब्द है। तो लाश जो है हमारे पास ये क्या देशज शब्द है, तत्सम है, अरबी है या तुर्की है। तो यह शब्द आ जाता है हमारे पास तुर्की शब्द है ये लाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो पहला है पैगंबर, दूसरा है बेगम, तीसरा है चेचक और चौथा है बारूद। इन सब में से जो बेगम, चेचक और बारूद ये तीनों के तीनों आ जाएंगे हमारे पास तुर्की भाषा के, और जो पैगंबर है, पैगंबर आ जाएगा हमारा फारसी भाषा का शब्द। नेक्स्ट है कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो पहला है आका, दूसरा है मस्तूल, तीसरा है दाग और चौथा है कमर। तो इनमें से जो है आका शब्द जो है वो फारसी भाषा का नहीं है, यह तुर्की भाषा का शब्द है। बाकी सारे शब्द आपके फारसी भाषा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी और संस्कृत के संयुक्त वर्ण संकर से बना शब्द है। मतलब जो हिंदी और संस्कृत से मिलकर बना हुआ है ऐसा शब्द आपको बताना है। पहला है लखपति, दूसरा है फलदार, तीसरा है कलाईदार, चौथा है मिस्री। तो इनमें से जो फलदार शब्द है ये बना हुआ है हिंदी और संस्कृत के मिलने से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है। तो पहला है ईर्ष्या, दूसरा है उद्भव, तीसरा है कृतज्ञ और चौथा है पंकज। एक बार देख लीजिए इसको। तो जो इसमें से जो कृतज्ञ शब्द है ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो पहला है अत्युष्म, दूसरा है अत्युत्तम, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है तल्लीन। तो इसमें से जो तल्लीन शब्द है वो यण संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों आ जाएंगे हमारे यण संधि के उदाहरण, क्योंकि यण संधि में क्या हो जाता है, य, र, व हो जाता है। तो इन तीनों में य हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नावत शब्दों में हिंदी का उपसर्ग नहीं है। पहला दिया है संगम, दूसरा दिया है तिरोभाव, तीसरा है सहमति और चौथा है अधखिला। तो जब हम संगम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समधन गम। जो ये सम शब्द है ये हमारा संस्कृत का है, तो ये हिंदी का उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य, शब्द के पश्चात, इस तरीके से ऑप्शन होंगे। लेकिन आपको सीधे सीधे पता है कि उपसर्ग लगाए जाते हैं शब्द के आरंभ में। जो सबसे पहले उपयोग किए जाते हैं उनको कहते हैं हम उपसर्ग। जैसे कि एक शब्द है प्रहार, इसमें जो प्र है ये उपसर्ग आ जाएगा, हार जो है वो शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक शब्द में प्रत्यय है। तो आंशिक जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें सीधे सीधे इक प्रत्यय लगा हुआ है आंशिक। नेक्स्ट है ईस्ट प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो ईस्ट प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। गरिष्ठ, गरिष्ठ, गिरिष्ठ या गैरिष्ठ। तो इनमें से जो बी ऑप्शन है गरिष्ठ, ये मिलकर बना हुआ है ईस्ट शब्द से। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं उनको कहते हैं प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है ई, आ प्रत्यय या ई प्रत्यय या इक प्रत्यय। तो इनमें से जो आ प्रत्यय है इसे मिला के ये बन जाएगा सुत, और सुत को जब आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सुता। तो सीता जो है वो स्त्रीवाचक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चिरंतर का विलोम है। ए अचर, बी अचेतन, सी नश्वर और डी अचिंतन। तो चिरंतर का विलोम आ जाएगा हमारे पास नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा विलोम शब्द युग्म संगत नहीं है। मतलब किसका युग्म जो है वो सही नहीं है। पहला है मसृण रुक्ष, दूसरा है ग्रस मुक्त, जो ग्रस है वो मुक्त है तो विलोम सही है इसका। विपद का संपद, ये भी सही है। उत्तरीय सौख्य, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। पहला जो है मिश्रण रुक्ष, ये भी सही है यहाँ पे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास युग्म संगत शब्द चुनना है। जैसे कि रुचि का अरुचि, लालसा विरक्ति, रद्द और गृहीत। इस तरीके से अपयस का सुयस, अध्य विज्ञ, रिद्धि विपन्न, एकाग्र चंचल, आरोह अवरोह, अवनत उन्नत, आगामी प्रगामी,
छीना, गाढ़ा, ग्योप, पुलिन। तो इनमें से जो सी ऑप्शन है ये सही दिख रहा है। एकाग्र का चंचल, आरोह का अवरोह होता है, अवनत का उन्नत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। तो चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? पहला है चांदनी, दूसरा है पक्षी, तीसरा है मनमत, चौथा है करवाल। तो इनमें से जो करवाल शब्द है ये आ जाएगा आपका चंद्रहास का। चंद्रहास का मतलब होता है तलवार। तलवार, करवाल, कृपाल, खंजर, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है जीव का पर्याय है। तो जीव का पर्याय जो है वो कौन हो जाएगा? वंचन, रसना, ध्वनि या जीव। तो इसमें से जो रसना शब्द है ये आ जाएगा जीव का पर्यायवाची। नेक्स्ट है जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का, कृष्ण का, विष्णु का या ब्रह्मा का। इसमें से जो विष्णु है इनका पर्यायवाची हो जाएगा जनार्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से तारुण्य शब्द का विलोम है। तो तारुण्य शब्द का विलोम वार्धक्य, दूसरा है स्थूलंगी, नेक्स्ट है आदिव्य या भाष्य। तो इनमें से जो वार्धक्य है यही आ जाएगा तारुण्य शब्द का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्दों का युग्म है। अनुवादित, क्रोधित, परलुप्त, व्यवहत, बी है व्याप्त, अनुदित, ग्राहस्थ्य, अनुमति। तो इनमें से व्याप्त, अनुदित और अनुमति तो सही लिखा है लेकिन ग्राहस्थ्य गलत लिखा हुआ है। अनुवादित, क्रोधित, परिलुप्त और व्यवहत, जो व्यवहत शब्द है ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट सी देखो, सी में जो है वैद्युत, क्षुब्ध, शोचनीय और नरक। चौथा है गौण, तजोमय, किंवा और महत्व। तो इन सब में से जो सी ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारा सही। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और इसकी टेस्ट सीरीज़ के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा।